नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मैं कम से कम पहले से सवाल उठाता रहा हूं। बिहार में जो कुछ हुआ या फिर जिस तरह से विदेश वो गए हुए थे और वहां की तस्वीरें जिस तरह से आई, अमित मालवीय ने जिस तरह से पोस्ट किया, वो सब देखकर एक चिंता तो होती ही है कि राहुल गांधी क्या अपनी सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं, या यूं कहा जाए कि क्या सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रख रही है। ये चिंता बहुत लाजिम है और खासतौर पर तब जब राहुल गांधी अपने पिता और अपनी दादी दोनों को आतंकवादियों के हाथ खो चुके हैं। और ये कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि देश के अंदर इकलौते वो बड़े नेता हैं जो सीधे सीधे सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं, बात करते हैं और जनता के बीच में बड़ी बेफिक्री के साथ जाते हैं। कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाई देते हैं। यात्राएं भी जब निकलती हैं उनकी, मैं एक यात्रा में तो शामिल कम से कम हुआ हूं, तो मैं जानता हूं कि सिक्योरिटी वालों को जो भी चिंता, उनको खुद कोई खास चिंता नहीं रहती है। लोग मिलते हैं, लगातार आते रहते हैं। बिहार में हमने देखा कि जिस तरह से अचानक एक आदमी आता है और उनको चूम के चला जाता है, प्रेम वगैरह, स्नेह वगैरह तो ठीक है, लेकिन सुरक्षा का मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। और इन सब के बीच में सीआरपीएफ की एक चिट्ठी लीक हो जाती है। ये लीक शब्द पे आप खास ध्यान रखिए, क्योंकि चिट्ठियां लिखी जाती हैं, सही आदमी तक पहुंचती हैं। ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। सीआरपीएफ अगर चिंता करता है राहुल गांधी की सुरक्षा का, जो वो सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके बारे में बताता है, तो ये सब पहले भी होता रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन वो चिट्ठी लीक कर जाती है हाइड्रोजन बम के सारे मसले के ठीक पहले, और उसके बाद उस पर सबसे ज्यादा बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आते हैं या फिर गोदी मीडिया नजर आता है। मैं पहला सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन लीक की टाइमिंग, लेटर की भाषा और जो इस समय हालात चल रहे हैं उन पर भाई साहब आपकी एक लंबी टिप्पणी पहले चाहूंगा। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तो राहुल गांधी उसी तरह के खुली छत के चिराग हैं जिन्हें बुझाने की कोशिशें बहुत लंबे समय से चल रही। पहले 10-12 साल उठी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे जी, वो शम्मा क्या बुझे जिसे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। बिल्कुल जी। तो हम राहुल गांधी और उनकी जिंदगी और वे जिस तरह के जोखिम ले रहे हैं, इस पर कई सारे अशार हम और आप न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त इस देश में सबसे ज्यादा जोखिम अगर किसी की जिंदगी पर है तो उसका नाम है राहुल गांधी। बेशक वे खुद लापरवाह हैं, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन एक जन नेता को बिना डरे लोगों के बीच में इसी तरह जाना चाहिए जैसे राहुल गांधी जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, अपने ही देश में Z+ सुरक्षा में, एसपीजी की सुरक्षा में, अपने ही देश के एक राज्य में बहुत दूर बैठे हुए किसानों से डर कर लौट जाते हैं, फिर कहते हैं अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस आ गया। राहुल गांधी ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं किया। अपने पिता को, अपनी दादी को वे खो चुके हैं। किस हालात में, उनके पिता का तो शव भी उन्हें देखने को नहीं मिला। अब आते हैं इस टाइमिंग पर कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो ठीक है, एक जननेता है, नेता प्रतिपक्ष है, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना, और इस देश में इससे पहले भी विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा मिलती रही। सरकार सुरक्षा तो दे रही है, साथ में एक ऐसी चिट्ठी लीक करवा देती है जिसमें सीआरपीएफ ये शिकायत कर रहा है कि राहुल गांधी बिना बताए चले जाते हैं, अपना टूर प्रोग्राम नहीं बताते। पर हमें लगता है कि सीआरपीएफ को बताने की जरूरत क्या है। बीजेपी के आईटी सेल, उसके सोशल मीडिया सेल के चेयरपर्सन अमित मालवीय, इन सबको तो राहुल गांधी की सारी गतिविधियां मालूम होती हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कितनी कीमत का जूता है उनका, कितनी कीमत की टी शर्ट है, वे इंडोनेशिया गए हैं कि थाईलैंड गए हैं, सब मालूम होता है। पर गंभीर पहलू यह है कि कोई राहुल गांधी का पीछा कर रहा है। बिल्कुल उनकी सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ हों, उनके सुरक्षाकर्मी साथ हों, समझ में आता है। एक आदमी जो खास से आम होने की यात्रा में है, वो लड़ाई लड़ रहा है, वो नहीं खास बनना चाहता, वो तो निक्कर पहनकर स्कूटर लेकर कहीं घूमना चाहता है। आप उसका पीछा करके उसकी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, और क्या इसके जरिए ऐसे लोगों को उनकी लोकेशन नहीं बता रहे जो उनकी जान के दुश्मन है। यही सवाल हमारे आपके प्रोग्राम में पूछा था राकेश भाई। ये सवाल मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था इस पर और पूछा था ये सवाल। बिल्कुल वाजिब सवाल है। यहाँ तक कि हम और आप तो बहुत आम आदमी, आप बहुत साधारण लोग हैं, फिर भी हमारे और आपके शुभचिंतक हमसे आपसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन, अपना टूर, अपनी फोटो साझा मत किया करो। राहुल गांधी तो देश में इस वक्त T1 है, टारगेट नंबर 1, और ऐसी सरकार के T1 है जिसके दिमाग में, जिसके विचार में
कहीं भी लोकतांत्रिकता नहीं है। वे प्रतिपक्ष की आवाजों को, असहमति की आवाजों को किस तरह खामोश करते हैं, इसका लंबा इतिहास है, खास तौर से इन 10-11 सालों में जो कुछ हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की जिंदगी सचमुच खतरे में, उन्हें भी इसकी चिंता करनी चाहिए। उससे ज्यादा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना चाहिए। वे जोखिम लेना चाहते हैं। हम और आप चले उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा, हजारों किलोमीटर की यात्रा में कितने लोग उन तक पहुंच गए, कितने लोगों ने वो सुरक्षा घेरा, रस्सा जो चारों तरफ चलता था उसको बांध कर या उसके नीचे से घुसकर राहुल गांधी को गले लगा लिया, हाथ पकड़ लिया। अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में क्या क्या हुआ। तो इस खतरे के प्रति आगाह तो रहने की जरूरत है। फिर भी मुझे लगता है कि वो व्यक्ति डरता किसी से नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। जिस सरकार से सब डरते हैं, सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए लोग डरे हुए हैं, सारी एजेंसियां डरी हुई हैं, विपक्ष के आधे से ज्यादा लोग डरे हुए हैं, तब वो आदमी बिना डरे सड़कों पर चल रहा है, हजारों किलोमीटर पैदल, फिर बाइक पर, फिर चौपहिया पर घूम रहा है, विदेश में भी स्कूटर पर घूम रहा है। लेकिन ये जोखिम है, ये खतरा है। देश को एक विपक्ष के ऐसे ही साहसी नेता की जरूरत है। ये देश अभी ये जोखिम नहीं ले सकता और कभी नहीं ले सकता कि किसी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपनी जान को खतरे में डाले। उनकी जगह अगर बीजेपी का भी कोई नेता होता, कांग्रेस पार्टी इस वक्त सत्ता में होती और ऐसा कोई नेता जनता के बीच घूम रहा होता, हजारों किलोमीटर चल रहा होता, तो हम लोग उसकी हिफाजत की भी चिंता करते हैं। अशोक पांडे जी क्यों नहीं करते? अशोक जी, हम इस देश में हर साधारण आदमी की जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इस वक्त वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन लोगों से लड़ रहे हैं, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए हैं। जी अशोक। हाँ, मतलब हिंदुस्तान में और एशिया में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वाकई डर तो लगता है। देखिए, यूरोप आप जाइए, जैसे मैं एक बार में बैठा हुआ था, मेरे एक मित्र थे, एक साहब बैठे थे, उनके साथ 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बताया कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के, अभी कुछ दिन पहले तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, और वो बिल्कुल बाहर निकले वैसे ही जैसे हम लोग निकले और नॉर्मल तरीके से निकल गए। तो वहाँ तो समझ में आता है, कम आबादी है, उस तरह के खतरे नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हमने बहुत कुछ देखा है राकेश भाई, जो हमारी उम्रें हुई हैं उसमें हमने इंदिरा गांधी की हत्या भी देखी है, राजीव गांधी की हत्या भी देखी है, ललित नारायण मिश्रा की हत्या सुनी है, देखी नहीं है तो सुनी है, और कितनी ही और हत्याएं हमने सुनी है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री, बिल्कुल उनकी हत्या देखी है, हम लोग के सामने की बात है। वो सूची बनाते जाइए तो अभी बहुत सारे नाम आपको याद आएंगे, मुझे भी कई नाम याद आ जाएंगे, और नीचे से लेकर ऊपर तक के लेवल पे ये चीजें हुई हैं। एक अजीब सी बात यह है कि सीआरपीएफ का ये जो पेपर लीक किया गया है, इसकी क्या जरूरत थी? सुरक्षा, मतलब आप देखिए, दिमाग जो है, हम लोग चूंकि एशियाई हैं, भारत के हैं, तमाम षड्यंत्र हमने देखे हैं और पढ़ते रहते हैं, तो एकदम से दिमाग षड्यंत्र थ्योरी पे जाता है कि अगर एक आदमी की सुरक्षा खतरे में है, आप पहले से एक लेटर रिलीज कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि कल को जस्टिफाई करने के लिए आप पहले से रिलीज कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने बहुत सही सवाल किया कि भाई, जो सिक्योरिटी आप हमको देते हैं वो विदेश में हमारे साथ नहीं जाती। तो विदेश में आपको सूचना देने ना देने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा प्रोग्राम क्या है, वहां आप क्या कर लेंगे। लेकिन ये चिट्ठी लीक होने का क्या मतलब है? क्योंकि मेरी जानकारी में पहली बार ये चिट्ठी लीक हुई है। अब यही बाकी रह गया है कि सीआरपीएफ का कोई सीनियर अधिकारी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि राहुल गांधी क्या क्या गलती करते हैं। इसका क्या मतलब था? आपका दिमाग कहाँ जाता है इस पर? देखिए, हमारा दिमाग में उसी तरफ जा रहा है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात आपने चूंकि हमारे इस एशिया के इस हिस्से की है, हमारे आसपास भी सब होता रहा। बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, बेनजीर भुट्टो, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। हमारे आसपास तो बहुत खतरे रहे। यद्यपि यूरोपीय अछूता नहीं है, वो लोग पालने की हत्या हो गई। देखिए, ऐसे भले आदमी की हत्या वहां हो गई। दुनिया भर में, अमेरिका में तो तमाम राष्ट्रपतियों पर गोली चल चुकी, हत्याएं हो चुकी। अभी कल ट्रम्प के बहुत करीबी को मारा गया। हाँ, बिल्कुल, बहुत करीबी स्नाइपर ने मारा, बेहद करीबी आदमी। उसे तो ट्रम्प ने फ्रीडम ऑफ क्या का सम्मान, मरणोपरांत बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, कल घोषणा कर दी ट्रम्प ने। यद्यपि वो भारत विरोधी था, इसके बावजूद किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें कि राहुल गांधी की सुरक्षा के प्रति जो लापरवाही है, उसे सीआरपीएफ चिट्ठी लिखकर, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखे और फिर बहुत जल्दी लीक हो जाए। ऐसी चिट्ठियां 2-4, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद लीक होती है, समझ में आता है। लिखी गई और लीक कर दी गई। शायद इसके जरिए लोगों को, देश को ये बताने की कोशिश हो रही है कि कल को अगर राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी पर कुछ हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार तो पहले ही आगाह कर रही थी, सुरक्षा एजेंसी पहले सतर्क कर रही थी, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। इसलिए अगर उन पर कोई हमला हो जाए, कोई जानलेवा हमला हो जाए, तो सीआरपीएफ, सरकार उस जिम्मेदारी से बरी होना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है।
यद्यपि ये वही सरकार है अशोक जी, याद कर लीजिए, उसने इसी गांधी परिवार की सुरक्षा डाउन की है, कम की है, उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है सोनिया गांधी और गांधी परिवार के सदस्यों। और अब तो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, दुनिया के तमाम देशों में शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है नेता प्रतिपक्ष को। यहाँ तक कि विपक्ष का नेता भले नेता प्रतिपक्ष सदन में न हो और अपनी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हो, तब भी शैडो प्राइम मिनिस्टर जैसा मान उसे अपने देश में मिलता है। और हमारे देश में हम नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटा रहे, उसकी सुरक्षा में लापरवाही के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे। तो ऐसा लगता है मोहन भागवत को जेट प्लस दे रहे हैं, मोहन भागवत को जेट प्लस दे रहे हैं, संघ मुख्यालय को सीआरपीएफ की सुरक्षा दे रहे हैं। एक ऐसा एनजीओ जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, लाल किले की प्राचीर, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। एनजीओ कैसे? एनजीओ का तो एक प्रावधान होता है, उसके बायलॉज होना चाहिए, उसके उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, उसका संचालक मंडल, उसके पदाधिकारी, उसके सामान्य सदस्य, फिर एनजीओ होने उसका आय व्यय सब सारा लेखा जोखा रखना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट आपको रजिस्ट्रार फार्मेसिस्ट सोसाइटी को देना पड़ेगी, चुनाव कराना पड़ेंगे, रजिस्ट्रार उसका चुनाव अधिकारी होगा। काहे का एनजीओ है आरएसएस? उसे आप सीआरपीएफ की सुरक्षा दे रहे हैं, उसके मुख्यालय को, उनके मुखिया को जेट प्लस दे रहे हैं, और जो चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, 5 बार का सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, स्वाभाविक तौर पर नेता प्रतिपक्ष भविष्य के प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है, उसकी सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही, और जिम्मेदार भी वही। देश के भीतर तो अब हालात ये है, हमने उसके रायबरेली के उनके संसदीय क्षेत्र में देखा। मैं वहीं आ रहा था, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, वो थोड़ा और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं बनारस, प्रधानमंत्री हैं और दुनिया भर की सुरक्षा है उनके पास, बताने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद विपक्ष के नेताओं को उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है, अजय राय जी को और भी कई नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है कि काला झंडा भी ना दिखा सकें, इतना भी ना हो। चलो मान लिया सब सुरक्षा के लिए किया जाता है, अजय राय से भी उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन नेता विपक्ष जाते हैं रायबरेली में, उनका भी चुनाव क्षेत्र है, और वहां पर सरकारी पार्टी का मंत्री, जिसकी सरकार है, ये पहली बार आपने सुना होगा कि मंत्री विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक तो जनता विरोध प्रदर्शन करती थी, मंत्री विरोध प्रदर्शन करता है और उनके काफिले को रोकता है। ये दोहरा जो रवैया है, या जनता को और आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा? आप जो कह रहे थे बस ये सवाल के जरिए मैंने पूछ लिया उसको। बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, बहुत सही संदर्भ आ गया है। अकेले बनारस के नहीं, अशोक जी, आसपास के 150 किलोमीटर के जनपदों में विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया गया। और मजेदार बात उसमें ये हुई कि एक व्यक्ति का नाम, किसी नेता का नाम ओम प्रकाश सिंह था, उसे भी नजरबंद कर दिया। मालूम पड़ा वो तो उनकी अपनी पार्टी का नेता है, बीजेपी का, क्योंकि उसी नाम का विपक्ष का भी वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे देवरिया के पास जो है एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पीट कर मार डाला गया, लाइट ऑफ करके पीटा गया और पीट के मार डाला गया। जब बर्बरता बढ़ती है तो हर जगह पहुंचती है। बिल्कुल, थाने के भीतर लाइट बंद करके मारा गया। बिल्कुल। तो अब हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री के आने पर उनके संसदीय क्षेत्र में विपक्ष के नेता नजरबंद होंगे। काला झंडा तो बहुत दूर की बात है अशोक, काले कपड़े पहनकर आप नहीं जा सकते। जिस दिन सभा है, ज्यादा पहनते हैं। आप पत्रकार होते, अगर पत्रकार होते तो अपना प्री काला कुर्ता पहन के आप उनको रिपोर्ट करने नहीं जा पाते, उतरवा लिया जाता। बिल्कुल सही बात है, वहां पत्रकार के रूप में नहीं जा सकते थे, काला कुर्ता या काला शर्ट पहनकर या काली जैकेट पहनकर। अगर कोई महिला काला दुपट्टा, कोई काली चुन्नी भी ओढ़े, आम सभा छोड़िए, जिस दिन मोदी जी की सभा होती है उसके एक दिन पहले भी उस सभा स्थल पर तैयारियां चल रही हो, वहां अगर कोई काला कपड़ा पहनकर पहुंच जाए तो पुलिस उसे भी थाने में बिठा देती। हम जैसे काले रंग वालों को आने दिया जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कल को कहा जाए काले रंग के लोग भी नहीं आ पाएंगे। कोई काले गोरे का कोई सवाल ही नहीं है, आप दिल के गोरे हैं और वैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिपक्ष के नेता को उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री सड़क पर रोकता है, कार्यकर्ताओं के साथ उसके काफिले को रोक लेता है, और वो व्यक्ति जिसे रोका जा रहा वो बिहार में काला झंडा दिखाने वालों को अपनी गाड़ी पर बुलाता है, उनसे बात करता है, उनसे सवाल पूछता है, उन्हें संतुष्ट करके चॉकलेट देकर विदा करता है। साथ में ये भी कहता है पुलिस से और कार्यकर्ताओं से कि इनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। ये परंपरा से आता है। आप तो जानते हैं, हमारे दर्शकों को याद दिला देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सीताराम येचुरी जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी वहां गई थी तो उनको सामने खड़े करके उनके खिलाफ ज्ञापन पढ़ के सुनाया। इंदिरा गांधी शांत भाव से ज्ञापन सुन। कल उनकी पुण्यतिथि थी, हम लोग इसी बहाने उनको श्रद्धांजलि भी अपनी अर्पित करते हैं। बिल्कुल सीताराम जी के लिए नमन।
तो आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं से घिरा हुआ है, अपने खिलाफ बयान सुन रहा है। उस ज्ञापन में सब कुछ इंदिरा गांधी के खिलाफ था, और वो ज्ञापन अपने हाथ में लेकर ससम्मान उनको विदा करती हैं और पुलिस से कहती हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बनारस जाती हैं, इसी बनारस चंचल जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, चंचल VHU नाम से उनका सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, उन्हें मंच पर बुलाकर बात करती है इंदिरा जी। वे भी काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे। और इंदिरा गांधी पुलिस से कहती है इनको छोड़ दिया जाए सभा खत्म होने के बाद। ये अमृत काल है, नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है जिसमें नेता प्रतिपक्ष अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा सकता। और किस बात का विरोध कर रहे थे दिनेश जी, कि राहुल गांधी ने गाली दी है मोदी को। पूरी दुनिया जान चुकी है वो क्या मामला था गाली का। न राहुल गांधी मंच पर थे, न तेजस्वी यादव थे, न कांग्रेस का कार्यकर्ता। उस आदमी को अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा है। गिरफ्तारी की खबर आई, उसके बाद वो गायब है जिसने गाली दी है। उसकी एक फोटो किसी के साथ नहीं आई है। बिल्कुल नहीं, कुछ फोटो आ गई थी बीजेपी नेताओं के साथ, फिर गायब कर दिया गया, जेल में है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि जिस राहुल गांधी ने न गाली दी, न उसका कोई लेना देना, वे अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं घुस पाए, इसके लिए बीजेपी का मंत्री प्रदर्शन कर रहा है। ये असहिष्णुता है। लोकतंत्र में सबको बराबर की जगह मिलने की जरूरत होती है, लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन राहुल गांधी को अब इस पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोग किसी रूप में संसद से लेकर सड़क तक कहीं बर्दाश्त नहीं कर रहे। पार्लियामेंट में बोलेंगे तो माइक म्यूट कर दिया जाएगा, ज्ञापन देने जाएंगे तो हिरासत में ले लिया जाएगा, आयोग के दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे तो कह दिया जाएगा म्यांमार में PDF बनाए राहुल गांधी का, इसलिए विदेश में बैठकर साजिश रच रहे थे। उस मामले में तो बहुत बद पिट गई। मतलब राहुल गांधी पवन पुत्र हनुमान से भी ज्यादा वेग से उड़कर जाते थे। उनके मेटा डेटा में जो समय होता था, उसके अगले सेकंड में मॉडिफाइड जो डेट आती है, समय आता है, अगला सेकंड वहां, और उसके अगले सेकंड में म्यांमार पहुंच जाते। जो क्रिएट डेट और टाइम जोन आ रहा है, राहुल गांधी हनुमान जी से ज्यादा तेज उड़कर पहुंचते हैं, वहां पर फाइल क्रिएट होती है, फिर वापस आ जाती है। कमाल है साहब। और वही आरोप अब बीजेपी के सर पर आ गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की PDF तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में बनी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो PDF है, उसका टाइम जोन पाकिस्तान का है, नोटिफिकेशन का 23 जनवरी 2019। इस्लामाबाद का PM केयर्स फंड का बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान का है। बीजेपी के मैनिफेस्टो का बांग्लादेश का है। एक बीजेपी के एक छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो है, एक राष्ट्रीय और PM केयर फंड, उसका टाइम जोन तो यूरोप दिखा रहा है, सेंट्रल यूरोप। तो कहाँ गए थे JP नड्डा जी PDF तैयार कर? बता तो दे, किस गति से गए थे? दीनदयाल परिसर से लेकर यूरोप तक गए, PDF फाइनल हुआ, क्रिएट डेट और टाइम जोन यूरोप का हुआ, और वापस आ गए दिल्ली। ये चीज बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई। वो राहुल गांधी को घेरने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, और उनके सारे आरोप, सारे दावे अब लगातार गलत साबित हो रहे हैं। एक सलाह आपको देनी हो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि राहुल गांधी हमारा वीडियो देखेंगे, लेकिन कौन जाने उनके करीबी लोग देखते हों और उन तक पहुंच जाए सलाह। अगर एक सलाह देना चाहेंगे आप सुरक्षा को लेकर, और जो अनुभव रहा है हमारा भारतीय समाज का, जो अनुभव रहा है, चूँकि आप भी एक छोटे से शहर से आते हैं, मैं भी एक छोटे से शहर से आता हूं, तो कम से कम उत्तर भारत का समाज जिस तरह से है, उत्तर भारत के समाज में हिंसा जिस तरह से है, उसका हम दोनों को अनुभव है। ये तो हमने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया, वरना अपने शहरों की बात किया जाए, आप तो भिंड से आते हैं, मैं देवरिया से आता हूँ, तो पता नहीं कितनी इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं। और इसके साथ वो भी है जो आप बार बार जिस पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी जननेता जनता से दूर होकर राजनीति तो नहीं कर सकता, और वो भी विपक्ष की तो एकदम नहीं कर सकता, सत्ता की चलो कर भी लेगा। उसको जनता के बीच में जाना होगा, जनता से मिलना होगा, जनता से बात करना होगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं, क्योंकि राहुल गांधी कीमती हैं, ये कोई कह सकता है कि आप पक्षधर हैं, कह ले, मुझे कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि आज भारत में राहुल गांधी कीमती हैं, अखिलेश यादव कीमती हैं, तेजस्वी यादव कीमती हैं, स्टालिन कीमती हैं। ये लोग इसलिए कीमती हैं क्योंकि इन लोगों ने आवाज़ जनता की लगातार उठाकर रखी है, इतने अजीबोगरीब माहौल में भी। तो तुरंत इनकी जगह लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, और हम कल्पना भी नहीं करना चाहते कुछ बुरे की, हम उस पर बात ही नहीं करना चाहते, हम कतई अपनी ज़बान से कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों के बीच में बैलेंस के लिए आपको कोई सलाह देनी हो, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, लगभग हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे भारत विभाजन के बाद, आपने तो अपनी किताब में विस्तार से वो परिस्थितियां लिखी, गांधी जी के बारे में बनाए गए। हम राहुल गांधी और महात्मा गांधी की तुलना नहीं कर रहे, परिस्थितियों की तुलना कर रहे हैं।
माहौल की तुलना कर रहे हैं। उस समय जिस तरह से गांधी जी को देश विरोधी बताया जा रहा था, भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था, ठीक उसी तरह से ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी है। वे सरकार से सवाल पूछते हैं तो देशद्रोह करते हैं। वे जो भी कुछ कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, बल्कि देश का विरोध। इस तरह के माहौल में कोई सिरफिरा, गॉडसे जैसा कोई पागल कुछ भी कर सकता है। और ऐसी परिस्थितियां खुद सरदार पटेल ने लिखा है कि आप लोगों ने ऐसी परिस्थिति बनाई थी कि बापू की हत्या हुई है। यानी आप लोगों ने संघ के बारे में, हिंदू महासभा के बारे में लिखा है। आज की तारीख में राहुल गांधी के बारे में जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, वो एक तरह के अंधभक्तों की फौज, सिरफिरे लोगों का जो समूह है, उसकी निगाह में राहुल गांधी देशद्रोही जैसे बन रहे, उनकी निगाह में। तो कल ये खतरा तो है ही कि उनमें से कोई राहुल गांधी को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी सलाह एक साधारण पत्रकार, साधारण नागरिक होने के नाते ये है कि राहुल गांधी को सुरक्षा एजेंसियों के जो भी दिशा निर्देश हों, जो भी मानक हों, उसका पालन करना चाहिए। उसकी अनदेखी उन्हें अपनी तरफ से नहीं करना चाहिए। वे लोगों से मिलें, आत्मीयता से मिलें, भीड़ में घुसकर भी मिलें, अपनी जगह है। लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसी किसी चीज के लिए ममानियत करती है, कहीं जाने से मना किया जाता है, कोई रोक टोक की जाती है, तो उस पर विचार करें और गंभीरता से उसका पालन करें। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, राहुल गांधी कीमती है। इस वक्त लोकतंत्र और संविधान के लिए जो लड़ाई चल रही है, उसे बचाने की जो लड़ाई है, उसके सेनापति तो आज की तारीख में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और आपने कहा लोग कुछ भी सोचते हैं, हम शुरू में कह चुके हैं, राहुल गांधी की जगह कोई और होता, कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसा निजाम होता जैसा इस वक्त बीजेपी या नरेंद्र मोदी का निजाम है, और विपक्ष में राहुल गांधी की जगह नरेंद्र कुमार मोदी कोई होता और इस तरह लड़ाई लड़ रहा होता संविधान, देश, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो हम उसकी भी चिंता करते, हम उसकी हिफाजत के लिए भी उसे मशवरा देते कि भाई सुरक्षा एजेंसियां जो कह रही हैं, जो अधिकारी कह रहे हैं, उसे सुनिए, गुनिए, उसका पालन कीजिए। फिर भी तमाम जोखिमों के बावजूद प्रतिपक्ष के नेता को जनता से दूर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सुरक्षा के हवाले से राहुल गांधी ये कीमत नहीं अदा कर सकते कि लोगों से मिलना छोड़ दें या बंद कर दें। हो सकता है सत्ता की, सरकार की नीयत ये भी हो कि सीआरपीएफ की चिट्ठी लीक करा के सुरक्षा के प्रति जो राहुल गांधी की लापरवाही है, उसे स्थापित करके उन्हें और ज्यादा घेर दिया जाए, उन पर पाबंदियां लाद दी जाएं, ताकि वे जनता से दूर हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अब जनता से दूर जाएंगे या उन्हें कोई जनता से दूर कर सकता है, क्योंकि वे डरते नहीं है। उनका एक ही नारा है, डरो मत। तो जो दूसरों से, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और देश से कह रहा है डरो मत, वो खुद क्या किसी से डरेगा? डरे हुए तो वे लोग हैं जो सत्ता में बैठे, और उनका डर ये भी है कि उन्हें लगता है कि लोग डरना बंद कर देंगे तो उनका काम तमाम हो जाएगा। ब्रेख्त की एक कविता है, फिर आपका शेर है, जिसमें वो कहते हैं, यही बात कहते हैं कि उनके पास बंदूकें हैं, टैंक हैं, सब कुछ हैं, फिर वो डरता किससे है? तो डरता इसी बात से है कि लोग एक दिन डरना बंद कर देंगे। डरना बंद, बिल्कुल ब्रेख्त। मैं बस यही कह रहा था, नरेंद्र मोदी की शान में क्या क्या दिलों में खौफ जताना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़े। जी जी जी। तो वही उसी बैलेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बस इनकी कोशिश ये है कि हमारा बस्ती का, हमारा जो चिराग है वो चंद्रमा की तरह चमकता रहे, इसलिए बस्ती के बाकी सब चिरागों को बुझा दिया जाए। राहुल गांधी सामने एक और दूसरा चलता हुआ चिराग है, वो रोशनी की एक लकीर दिखाई दे रही है लोगों को, उससे सत्ता डरी हुई। बिल्कुल, इसीलिए हम उस बैलेंस की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा का ख्याल भी रखा जाए, जनता से मिला भी जाए, और इसमें कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। हम जानते हैं कि सुरक्षा तो होती ही है, इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके इर्द गिर्द एक घेरा बनाते हैं और जिससे उनको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा वो जो चूमने वाला प्रकरण हुआ था, लड़का भाग के आया था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहले हटाया था, बाद में सुरक्षा ने जो किया था वो किया था। तो उसको मुझे लगता है कि थोड़ा और चौकन्ना, थोड़ा और मजबूत और थोड़ा और ट्रेंड बनाना चाहिए। और बाकी तो ठीक है, ना गांधी माने थे, ना राहुल गांधी मानेंगे, कोई नेता नहीं मानता है, हर नेता जाता है क्योंकि जनता से प्रेम उसका दुतरफा होता है।
और बिना जनता से जुड़े नेता बनना मतलब या तो सारी मीडिया और सारी संस्थाएं आपके पास हो जो 24 घंटे आपकी तारीफ करे, हर मीडिया पर आपका न्यूज़ चल रहा हो, हर जगह आपके व्हाट्सएप चल रहे हो, तो जनता से नहीं भी जुड़ेंगे तो आप सुपर ह्यूमन बीइंग या जिसको वो नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं उस रूप में सम्मान पा सकते हैं। लेकिन एक आम नेता के लिए तो ज़रूरी है जनता से जुड़े रहना। मेरा कहना बस इतना है, मैं अपनी तरफ से ये कह दूं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बस इतना कहना है कि आपका काम सुरक्षा करना है, आप सुरक्षा दीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की सुरक्षा तो खैर है ही, आपकी जिम्मेदारी है कि देश का हर नागरिक सुरक्षित हो। देश में जो विपक्ष का नेता है वो निश्चित रूप से इन नागरिकों जितना और इनसे ज़्यादा भी महत्वपूर्ण है। तो बस इतना ही कह सकते हैं हम, बाकी तो ठीक है, देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया राकेश भाई, फिर होती है जल्दी ही मुलाकात अगले हफ्ते।